हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है रेलवे एनटीपीसी का, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है जो कि 2026 में कंडक्ट हुआ। उसका शिफ्ट 2 का पेपर 16 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर हमने कल करवाया था और अब हम देख रहे हैं 16 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, ये वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। हालांकि 30 सवाल है, लेकिन समझाने में आप लोगों को समय लग रहा है। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सवाल बनाएं और निकल जाए। मेरा मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, इसीलिए जो है वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 60% हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 90% प्रॉफिट अर्न करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह जिस वास्तविक वजन का उपयोग करता है वो क्या है? देखिए, कहने का मतलब यह है कि वो 60% लॉस पे बेचने का क्लेम करता है कि हम 60% लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन वो 90% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि वो जो घपला कर रहा होगा वो वजन में कर रहा होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वजन में कितने का घपला कर रहा है। ठीक है, तो अब समझिए बात को। मान लेते हैं यदि उसका सीपी, दुकानदार का सीपी किसी भी आर्टिकल का 100 रुपये था। ठीक है, और उसने क्लेम किया कि हम उसको सिर्फ 60 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन सॉरी 60% हानि पे बेचना है। तो 60% हानि पे बेचने का मतलब है कि 40 रुपये में बेचना। ठीक है, उसने क्लेम किया कि हम 40 में ही बेच रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली कि वो 90% का प्रॉफिट ले जा रहा है। मतलब उसका ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो 190 हो जा रहा है। वो बोल रहा है कि हम 40 में बेच रहे हैं, लेकिन बेच 190 में रहा है। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब वजन में ऊपर नीचे हो। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि पहले, ठीक है, वो 19 ग्राम दे रहा था। ठीक है, 19 ग्राम दे रहा था, लेकिन उसने वजन में घपला करके क्या किया, उसको चूंकि सेलिंग प्राइस और जो वजन था उसको बराबर बनाना है, तो उसने 19 ग्राम की जगह पे 40 ग्राम देना शुरू किया। सॉरी, 4 ग्राम मान लीजिए। यहां से देखिएगा, तो यदि कोई ग्राहक 760 रुपये लेके आता है, यहां से भी देखिए 19 गुना 4 76, यानी कि ये भी 760 आएगा, ये भी 760 है। यदि कोई दुकानदार 760 रुपये लेके आता है कि हमको कुछ सामान चाहिए, तो ये जो दुकानदार है ना, 760 रुपये का सामान तो दे रहा है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस 40 बता के दे रहा है और वजन 19 बता रहा है कि हम 19 यूनिट सामान देंगे। तो 40 के प्राइस से 19 यूनिट सामान का जो रेट होगा वो 760 होगा। लेकिन वो कर क्या रहा है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो उसने वजन में, मतलब क्वांटिटी में कमी ला दी। मतलब 19 यूनिट की जगह पे सिर्फ 4 यूनिट देने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया। मतलब 760 रुपये में यदि 4 यूनिट देगा तो प्राइस तो 190 हो जाएगी ना। तो यही काम उसने किया, उसने वजन में छेड़छाड़ किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग। सीधा सीधा आपको ये करना है, जब भी ऐसा आपको दिया हुआ रहे कि, अब समझिए, सीधा सीधा आपको ये करना है कि 100 यदि सीपी है और क्लेम कर रहा है कि 60% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 40 में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है 90% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 190 में बेच रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो ये जो चेंज है ना, वो वजन के कारण आ रहा है। तो वजन को आप रिवर्स करके लिख दीजिए। वेट मान लीजिए कि पहले जो वेट था उसका वो 19 था, लेकिन वो जो वेट दे रहा है वो 4 दे रहा है। दोनों जगह से देखिए 760 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ग्राहक को सेम अमाउंट पे करना होगा दोनों जगह से। तो ग्राहक को पता नहीं चला कि कहाँ पे चेंज हुआ, या तो प्राइस में चेंज हुआ या तो फिर वजन में चेंज हुआ है। उसने क्या किया, वजन में चेंज कर दिया, 19 की जगह पे सिर्फ 4 देने लगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अब देखिए, 19 की जगह पे यदि 4 यूनिट दे रहा है तो कितना घपला कर रहा है? तो 15 यूनिट घपला कर रहा है। ठीक है, सॉरी, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एक्चुअल वेट कितना दे रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि 19 यदि 1000 ग्राम के बराबर है, 1 किलो देना था उसको, यानी कि 1000 ग्राम देना था। तो 19 यदि 1000 ग्राम है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4000/19, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको निकालना है। अब देखिए, 1/19 मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 1/19 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है, परसेंटेज चैप्टर में सीधा सीधा मैंने बताया था कि 1/19 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5.26%। यानी कि इसका मतलब है कि 100/19 की जो वैल्यू होगी वो 5.26 होगी। ठीक है,
ये सब छोटी छोटी चीजें ना आपका हेल्प करती है कैलकुलेशन में। तो यदि 100/19 की वैल्यू 5.26 है तो 400/19 कितना होगा? 5.26 का 4 गुना, यानी कि 10.52, 21.04, 21.04 होगा 400/19। तो 21.04, तो एक 10 जीरो और भी है, तो 210.4 ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्स में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। देखिए, इस सवाल को बताने में आपको समय लग रहा है, एक बार आप समझ जाएंगे ना तो ये सवाल मुश्किल से 30 सेकंड में, 30 सेकंड से कम में, आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड में आपसे बनेगा। ठीक है, आइए, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत 61 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 61 है तो 6वां परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको तो आप नॉर्मल एक फॉर्मूले से बना सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं कि 11 परिणाम है, उसका एवरेज 61 था। ठीक है, इसमें से जो स्टार्टिंग के 6 परिणाम थे उसका एवरेज दिया हुआ है सवाल में 64, और जो अगले 6 परिणाम, आखिरी 6 परिणाम है, उसका एवरेज दिया हुआ है 61। अब इसमें देखिए कि पहला 6 और दूसरा 6, 6 6 12 हो गए ना, यानी कि जो बीच वाला एक परिणाम है वो रिपीट हो रहा है दोनों जगह, यानी कि जो बीच वाला परिणाम है, 6th परिणाम, वो रिपीट हो रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यही तो आपको निकालना है कि छठा परिणाम कितना है जिसको हमने माइनस किया, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो ये 11 गुना 61 में जब माइनस कीजिएगा 6 गुना 61 तो हो जाएगा 5 गुना 61, और इधर बचा 6 गुना 64 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स इधर ले आइए, 6 गुना 64 हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 6 के 24, यानी कि 384, और माइनस ये हो जाएगा 5 गुना 61, 305। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 79। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, और आप चाहें यदि तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं, जैसे मैं एवरेज के सवालों को बताता हूँ। थोड़ा सा समझिए उसको, कि मान लेते हैं कि टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, 11 परिणाम है, तो पहले 6 परिणाम का औसत दिया हुआ है 61, और बाद के 6 परिणामों का औसत दिया हुआ है 60, सॉरी, पहले 6 परिणामों का औसत दिया हुआ है 64। ठीक है, ये पहले 6 परिणाम है जिसका औसत है 64, और ये बाद के 6 परिणाम है जिसका औसत दिया हुआ है 61, और टोटल जो एवरेज है वो 61 ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये बीच का एक परिणाम है, यानी कि छठा परिणाम, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये छठा परिणाम है जो दोनों में कॉमन है, पहले 6 में भी और बाद के 6 में भी। तो इसका मतलब ये है कि यही परिणाम सारा चेंज ला रहा है। अब देखिए, एक जगह यदि ज्यादा, एवरेज से ज्यादा आ जा रहा है, एवरेज हमारा कितना चाहिए, 61 चाहिए, लेकिन 64 आ जा रहा है, यानी कि इसी के कारण आया होगा ये जो छठा परिणाम है। तो ये मानिए कि छठा परिणाम का खुद का तो 64 होगा ही, और बाकी सभी का ये 3 3 बढ़ा दे रहा है, एवरेज तो 61 होना चाहिए ना। तो टोटल 6 परिणाम है, ठीक है, जिसमें एक ये खुद भी है, तो बचे कितने, 5। तो एक खुद का 64 और बचे हुए 5 का भी 61 के जगह पे 64 हो जा रहा है, यानी कि 3 बढ़ जा रहा है हर एक का। तो कितना है, 64 प्लस 15, यानी कि 79 वैल्यू है इसका, छठे परिणाम का। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। आपको जो भी मेथड समझ में आया आप उससे सवाल बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पहला वाला, इस सवाल के लिए पहला वाला मेथड ज़्यादा ईजी था। ठीक है, यदि आप सोच नहीं पाए तो सोचिएगा, तो आपको इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बना सकते हैं कि 64 है तो 3 यूनिट ज़्यादा है, और 3 यूनिट किस में ज़्यादा है, तो बचे हुए 5 में। ठीक है, 64 है और बचे हुए 5 में भी 3 यूनिट ज़्यादा आ रहा है, तो 5 से 15, सीधा 79 यहाँ से आप बना सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 अज्ञातों में 3 समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली को हल करें। 3 इक्वेशन दिया हुआ है, आपको तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या कीजिएगा ऐसे सवालों में, कि या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तरीका तो यही है कि आप इसको सॉल्व कीजिए फिर वैल्यू निकालिए, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। यदि आपके पास ऑप्शन है ना, तो आप ऑप्शन का यूज कीजिए। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे कि यदि आप पहले ऑप्शन का यूज करते हैं, आप इसको ऑप्शन का यूज करके ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। तीनों इक्वेशन सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑप्शन का यूज करके बना लीजिए। यदि आप पहला ऑप्शन यूज करते हैं पहले इक्वेशन में, ठीक है, तो आप देखेंगे यदि x का वैल्यू -4 और z का वैल्यू -2 रखेंगे पहले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा
x की जगह -4 यानी कि हो जाएगा -4, और z की जगह पे -2 यानी कि +6, यानी कि आ जाएगा 2, लेकिन आना क्या था -5। आया नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। दूसरा ऑप्शन में जब x की जगह पे -4 रखिएगा, माइनस जेड की जगह पे -3, तो -3 और -3 +9 हो जाएगा, ये आ गया 5। ये भी -5 नहीं आया, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, -5 चाहिए था हमें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। तीसरा ऑप्शन में यदि आप x की जगह पे 4 रखें, ठीक है, और z की जगह पे -3 रखें, तो -3 और -3 +9 यानी कि ये 13 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो एकमात्र सही ऑप्शन डी होगा, आप चेक कर लीजिए इसको। x की जगह पे 4 रखिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और -3 और +3 यानी कि -9, ये आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन, ठीक है। आपको बाकी दो इक्वेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि एक ही इक्वेशन में बाकी के 3 ऑप्शन छट गए ना, तो ये तीनों गलत ही होंगे, ठीक है। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पे वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाती है यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% छोटी है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात क्या है? देखिए, एक संख्या है, उसमें 25% की आपने वृद्धि की तो वो दूसरी संख्या बन गई। तो 25% वृद्धि करने का मतलब है 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। यानी कि पहली संख्या यदि 4 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 5। इससे 25% ज्यादा, ठीक है। आगे बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% छोटी है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 20% छोटी है। इसका मतलब है कि 5 से 1 कम है, 4 है, ठीक है। यदि तीसरी संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 20% कम यानी कि 4 है, ठीक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब यहाँ से रेशियो आपको बराबर करना है, तो मैंने बताया था कि रेशियो बराबर करने के लिए आपको रेशियो मर्जिंग करनी होगी। आपको इस 5 को इधर एक्सटेंड करना होगा और इस 4 को इधर एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, आपको पहली दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? पहली और तीसरी संख्या का रेशियो। तो पहली संख्या 4 गुना 4 16, तीसरी संख्या 5 गुना 5 25, इन्हीं का तो रेशियो चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े समुच्चय एक महीने में 25 छात्रों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड निकालिए। मोड मतलब जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है ना, वही पूरे सीरीज का मोड होती है, ठीक है। तो ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है नंबर का 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप पहले एक डिजिट वाली संख्या को चेक कीजिए, जो एक डिजिट की संख्या है, ठीक है। आप इधर देखिएगा तो ये सारी 2 डिजिट की संख्या है, इसको भी साइड रखिए। जब एक डिजिट की संख्या देखिएगा तो आपको देखते के साथ एक चीज दिखेगा कि 7 सबसे ज्यादा बार है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। जो बर्ड्स आई व्यू होता है उससे तो आप एक बार ऊपर से ही देख सकते हैं ना, ऊपर ऊपर आपको दिख जाएगा कि 7 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। आपको हर एक नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखिएगा कि 7 सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, तो आप एक नजर मार लीजिए कि मतलब वेरीफाई कर लीजिए। तो आप देखिएगा 2 एक ही बार है, 4 2 ही बार है, 5 3 ही बार है, और 8 2 बार और कहीं तो है नहीं, 9 भी 2 बार और 6 भी 1 बार, यानी कि 7 ही सबसे ज्यादा बार है। इधर आप देख लीजिए अब 2 डिजिट की संख्या में कि 10 भी 2 ही बार है, 11 भी 2 ही बार है, 12 एक ही बार है, 13 3 ही बार है और 15 16 एक एक बार है। तो एकमात्र ऑप्शन जो 4 बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 आ रहा है 4 बार। आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते थे, आपको सारी संख्या देखने की जरूरत नहीं थी। यदि आप ऑप्शन को देखते तो आप सीधा ये देखते कि आपके पास 4 ही ऑप्शन है। तो 5 कितनी बार आ रही है? 3 बार, 7 4 बार, और 13 3 बार, और 11 2 बार। तो यहाँ से भी आप देखिएगा 4 सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 7 रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और 24.4 मीटर लंबाई की डोरी पकड़े हुए है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल ये है कि मान लेते हैं पतंग ऐसे उड़ता है ना, यहाँ पे पतंग है, ठीक है, और यहाँ पे लड़का है, तो यही है डोरी, धागा तो यही होता है ना। पूछ रहा है आपसे कि जो डोरी है वो 24.4 मीटर लंबी है, ठीक है, ये डोरी का लेंथ है।
और डोरी जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है डोरी। यहाँ पे पतंग है तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ये हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई क्या है। आपको ये पता है कि जब आप 30 डिग्री की बात करते हैं, टेन 30 की, ठीक है, अभी तक आपको याद हो गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई एंगल 30 होता है तो 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, बेस वाली साइड √3 होती है और परपेंडिकुलर वाली साइड 2 होती है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 होगा। बहुत सारे तरीके देखने के, एक एक सवाल को बनाने के बहुत तरीके होते हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी उस स्पेसिफिक सवाल के लिए आसान तरीका हो, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24.4 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऊपर पतंग उड़ रही है, तो यही तो आपका हाइट है ना, यदि यहाँ पतंग उड़ रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24.4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12.2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है पिछले शिफ्ट जैसा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, चाहे सीजीएल में देखिए चाहे रेलवे में देखिए, सवाल रिपीट होते हैं, एक ही टाइप के सवाल बार बार वो डेटा चेंज करके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो यदि दो ट्रेनों की लंबाई आपको दी हुई है, सॉरी, दो ट्रेनों का स्पीड दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको पता है कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका रिलेटिव स्पीड, चूंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रही है ना, तो यदि एक दूसरे को पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड निकालना होगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं ये पहले ट्रेन का लेंथ है जो दिया हुआ है 450, दूसरे ट्रेन का लेंथ एल है जो आपको निकालना है। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर कर रही होगी, 450 प्लस एल, ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रही होगी। ठीक है, और डिस्टेंस बराबर होता क्या है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम दे रहा है 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो टाइम हो गया 12 और स्पीड आपको निकालना है, रिलेटिव स्पीड चाहिए आपको। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड जुड़ती है, तो 110 और 120, 230 स्पीड हो जाएगी। लेकिन ये स्पीड जो है, सॉरी, ये जो स्पीड है 230, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना होगा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए, जो कट रहा है उसको काटिए। 6 से ये कट जाएगा 2 बार में और 6 से ये कट जाएगा 3 बार में। ऊपर आ जाएगा 2300/3, ऊपर आ गया 2300 और नीचे आ गया 3। 2300/3 हो जाएगा 7×2100, यानी कि 7×21 और 766 पॉइंट समथिंग होगा, 766.66। ठीक है, ये आ गया 450 प्लस एल की वैल्यू 766.66 मीटर। इसका मतलब है कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200, सॉरी, 316.66, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि समीकरणों एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू इक्वल टू 0 है और एक दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टी इक्वल टू 0 के एक मूल उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। ठीक है, एक मूल उभयनिष्ठ है, और ये भी बोल रहा है कि पहले समीकरण के मूल समान है। आपको ये पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, क्योंकि जो डिग्री है इसकी 2 है, तो 2 डिग्री है तो रूट्स इसके कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और दोनों रूट्स, पहले वाले इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हैं। ठीक है, यदि पहला अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा, पहला बीटा है तो दूसरा भी बीटा ही होगा, और जो दूसरा इक्वेशन है उसका एक मूल पहले और दूसरे इक्वेशन के एक मूल कॉमन है, यानी कि इसका भी एक रूट अल्फा ही है, दूसरा हो सकता है बीटा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को, पहले इक्वेशन का दोनों रूट समान है, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, और दूसरे इक्वेशन का एक रूट पहले वाले के रूट के बराबर है, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा कुछ मान लीजिए बीटा। तो आपको वैल्यू निकालने बोला है टी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। ठीक है, आप ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले ये कर सकते हैं कि आपके पास एक बेसिक तरीका ये है कि आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, वहां से आप प्रोसीड कीजिए, वो लेंदी प्रोसेस होगा इस सवाल के लिए। ठीक है, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना, तो आप कुछ वैल्यू पुट करके देखना शुरू कीजिए। आपके पास ये दिया हुआ है कि पहले वाले इक्वेशन का दो रूट्स बराबर है। ठीक है,
और दूसरे वाले इक्वेशन का एक रूट पहले वाले इक्वेशन के जैसा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला वाला इक्वेशन है उसका रूट 2 और 2 है। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका एक रूट तो कॉमन होगा, यानी कि इसका भी एक रूट 2 आना चाहिए, तो दूसरा 0 मान लेते हैं, जितना आसान हम मान पाए डेटा को, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं माने पहले वाले इक्वेशन का। यदि पहले वाले इक्वेशन का हम रूट 0 मान लेते ना, तो ये p भी 0 हो जाता, q भी 0 हो जाता, और यहाँ से t भी 0 हो जाता, तो सब कुछ 0 ही हो जाता, तो आप आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन के दोनों रूट को 2 माना, आप 3 भी मान सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन को एक रूट को 2 माना और दूसरे को हम मान लेते हैं 0, हमको सवाल को आसान बनाना है। अब देखिए, यदि ऐसा हो कि पहले वाले इक्वेशन का दोनों रूट 2 हो, तो इक्वेशन क्या बनेगा। आपको पता है जब रूट दिया हो तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला वाला इक्वेशन तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन को आप ऐसे रीराइट कर सकते हैं क्योंकि इसके दोनों रूट 2 ही हैं। यदि दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे तो इसके एक रूट 2 हैं, यानी कि x माइनस 2, और दूसरा रूट 0 है, तो x इक्वल टू 0। ये तो आपको पता होगा कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है उसको जब आप इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो इक्वेशन का वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो इसका रूट मैंने 2 और 0 माना है ना, तो यदि इसको 2 रखेंगे x की जगह पे, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यदि 0 रखेंगे तो यहाँ से इसको 0 रख दीजिए, यहाँ भी 0 रख दीजिए, तो ये 0 गुना एनीथिंग 0 हो जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। यही होता है रूट, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने रूट से इक्वेशन लिख लिया। अब आप इस इक्वेशन को तोड़ के लिखिए ताकि आपको यहाँ से p और q की वैल्यू निकल पाए। तो इसको आप तोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि p जो होगा यहाँ पे ये 4/3 होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि दोनों जगह x कोफिशिएंट इक्वल करके देखना है। यहाँ से यहाँ पे p क्या है, x के कोफिशिएंट में ना -3p, तो -3p बराबर होगा -4 के, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से आपने निकाल लिया p इक्वल टू 4/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छा पहले q निकाल लेते हैं, तो p आपने निकाल लिया। अब q देखिए, यहाँ पे यदि आप q देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप यदि q देखेंगे तो q कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपने q की वैल्यू निकाल ली 4, p की वैल्यू निकाल ली, q की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से देखेंगे तो x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2k है, यानी कि k कितना आ गया 1, और t तो 0 है, यहाँ पे t का पार्ट ही नहीं है, कांस्टेंट पार्ट, तो t इक्वल टू 0 आ गया। अब आप पुट कर लीजिए, आपको निकालने क्या बोला है, सवाल में आपको निकालने बोला है कि t प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। तो t तो 0 है और q 4 है, तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 किसके बराबर होगा, आपको 16 निकालना है। अब ऑप्शन चेक कीजिए आप, तो पहला वाला ऑप्शन में जैसे ही आप p की वैल्यू 4/3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4/3, यानी कि 16/9, 4/3 का स्क्वायर था, और k की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 16, 16 बराबर 16 आ गया। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी तो 0 है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी ट्राई कीजिए, 4 और p की जगह पे आप क्या रखिएगा 4/3, और k की जगह पे 1, ये नहीं आएगा, ये 16/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3p, तो 3p हो जाएगा 4 और -2 के -2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एकमात्र सही ऑप्शन है। तो इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि पहली 62 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो औसत होता है वो होता है n+1, ठीक है। ये सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा, n+1। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यदि हम नेचुरल नंबर का बात करें सीधा सीधा कि फर्स्ट 62 नेचुरल नंबर क्या होंगे, पहले 62 नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो होंगे 1 से लेके 62 तक, ठीक है, यही होगा। लेकिन जब इवन की बात करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इवन मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 2
4, 6, 8, 10 सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, आपको पता है कि किसी भी सीक्वेंस का जो औसत होता है वो होता है क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही तो औसत होता है। तो यहाँ से जब आप औसत निकालेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म एक होता है हमेशा, नेचुरल नंबर जब भी शुरू होगा तो, प्लस लास्ट टर्म जो भी हो और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा कि जो लास्ट टर्म होगा 62 उतने ही टर्म होंगे। टोटल 62 टर्म ही है ना, आखिरी नंबर 62 है और टर्म भी 62 है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यदि 2 है तो आखिरी टर्म 124 है, यानी कि दोनों 2 का मल्टीपल है। तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 1 प्लस एन, और चूंकि दोनों नंबर 2 का मल्टीपल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय आपको 2 करना है एवरेज निकालने के लिए, तो आप सीधा यहाँ से बोल सकते हैं ना कि n प्लस 1 होता है। जब भी आपको फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का औसत निकालने बोले तो n प्लस 1, समझ गए आप लोग? ठीक है, और इसी में यदि आपको निकालने बोल दे n फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड का मतलब है कि आपको इवन में से एक माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कीजिए सभी में से, तो 3 हो जाएगा, ये सॉरी 2 में से एक माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 तो 3, 6 में से 1 तो 5, 7 में से 1 तो 8 में से 1 तो 7, 10 में से 1 तो 9, 124 में से 100 तो 123। इसका औसत निकालिएगा तो ये क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 62, यानी कि ये n के बराबर आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये याद रखना है सीधा सीधा, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आपको सीधा ये याद रखना है कि जब भी आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत निकालने बोले, ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो औसत होता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का औसत निकालने बोले, इवन का, तो n प्लस 1 जो मुझे यहाँ निकालना था। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर निकालने बोले तो n। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये ऑड का एवरेज है, ये इवन का एवरेज है। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का, यह है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, यहाँ ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, जस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 यानी कि 62 प्लस 1 63। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला कि एक दुकानदार 520 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदता है। वो उनमें उनमें से प्रत्येक को 52 रुपए की दर से बेच देता है, एक पीस 52 रुपए से। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? अब देखिए, 520 रुपए प्रति दर्जन के रेट से खरीदा उसने, यानी कि 520 रुपए में 12 वस्तु खरीदा, एक दर्जन का मतलब 12 वस्तु है। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा उसका? 520 बटा 12 हो जाएगा एक वस्तु का सीपी। और बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 52 है। ठीक है, तो यहां से आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होगा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो रेशियो निकालिएगा तो ये कट जाएगा 10 बार में और ये 12 इधर चला जाएगा, तो रेशियो हो गया 10 और 12। 10 की चीज को 12 पे बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 20% का। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये सवाल है 3.75 प्लस 4/5। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, और मल्टीप्लाई है, सॉरी माइनस है 3.5 माइनस 8/20। ठीक है, ये आपका सही इक्वेशन है। तो यहाँ से जब आप देखिएगा कि 3.75 है, ठीक है, और यहाँ पे 3.5 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। 3.75 में से जब आप 3.5 माइनस कीजिएगा तो इन दोनों का काम हो गया, 0.25 आपको मिल गया। बचा क्या? 4/5, 4/5, और ये माइनस माइनस प्लस 8/20, और 8/20 होगा क्या? ऊपर नीचे 4 से काटेगा तो 2/5। ये हो गया 6/5, और 6/5 होता क्या है? 1/2, 1.2, 6/5 1.2, और प्लस में है 0.25 यानी कि 1.45। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है PQRS,
और इसका जो साइड पी क्यू है उसको पॉइंट टी तक बढ़ाया जाता है और आपको दिया हुआ है एंगल आर क्यू टी 58 डिग्री है। तो पी एस आर का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए सवाल ये है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। किसी भी सर्कल में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसी भी सर्कल में जब भी आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ना, जो जो क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया है उसका चारों वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए। जैसे ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों वर्टेक्स जब भी आपका सर्कल पे होगा तो वैसे सॉरी वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चारों वर्टेक्स यदि सर्कल पे हैं तो, और ये दिया हुआ है वर्टेक्स इसके पी क्यू आर और एस, ये चारों सर्कल पे हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि आमने सामने का एंगल जो होता है ना उसको जोड़ने पे 180 मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आमने सामने को जोड़ने पे 180 मिलना चाहिए, यहाँ भी इन दोनों को जोड़ने पे 180 मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने कभी पढ़ा ही होगा पहले। इसमें दे रहा है कि एंगल आर क्यू टी 58 डिग्री है। अच्छा, इसमें पी क्यू को पहले एक्सटेंड किया जा रहा है टी तक, तो पी क्यू को आपने एक्सटेंड किया आगे टी तक। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आर क्यू टी जो बनेगा, ये वाला एंगल, यही तो आर क्यू टी है। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। एंगल आर क्यू टी जो बनेगा वो दिया हुआ है आपको सवाल में 58 डिग्री। आपसे पूछा क्या है कि पी एस आर क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल, ये क्या होगा। तो आप देखिए मैंने अभी बताया कि सबसे पहली बात, यदि किसी भी लाइन का आप एंगल देखेंगे तो 180 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 होना चाहिए। तो एक पार्ट यदि 58 है तो ये वाला 180 माइनस 58 होगा। आप सीधा सीधा ये मानिए कि यदि ये थीटा के बराबर है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, हो जाएगा। यदि 180 माइनस थीटा है तो मैंने अभी बताया कि आमने सामने का एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 होता है, यानी कि ये 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे क्या रखिएगा कि दोनों को जोड़ने से 180 हो जाए, तो थीटा रखना होगा ऑब्वियसली। ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, दोनों को जोड़ने पे 180 मिल गया। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 58, तो ये भी 58 हो जाएगी ना। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल होता है ना वही एंगल यहाँ पे भी होता है, मतलब यहाँ पे भी एंगल 58 डिग्री होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक कोनिकल टेंट है और उसको किसी स्कूल फंक्शन के लिए बनाया जाना है, और उसका जो रेडियस है आधार का त्रिज्या वो 7 मीटर है और तंबू की ऊंचाई 24 मीटर है। तंबू के पूरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ढकने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े का मूल्य 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। आवश्यक कपड़े की कुल लागत क्या होगी। देखिए उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, जो तंबू में जो कपड़ा लगना है उसका पूरा एरिया निकालना होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। आपको पता है जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई आर एल। शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो आपको पाई आर एल चाहिए। ठीक है, और जो भी एरिया आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 40 है। ठीक है, आप यहां से देखिएगा तो पाई की वैल्यू होती क्या, 22/7, और आर क्या है दिया हुआ सवाल में 7, एल का कुछ वैल्यू होगा इंटू 40। ठीक है, यहाँ से 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ 22 है ना और 22 11 का मल्टीपल है। तो 22 यदि 11 का मल्टीपल है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एकमात्र ऑप्शन बी है आपके पास। ठीक है, आप इसको बना के भी देख सकते हैं। जब आप कोनिकल टेंट की बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेकेंड, कुछ ऐसा दिखेगा कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का आपको रेडियस दे रखा है यानी कि ये वाला पार्ट 7, हाइट दे रखा है, कितना हाइट 24, आपको एल चाहिए यानी कि स्लेंट हेड चाहिए, और आपको पता है 7 24 और 25 ट्रिपलेट होते हैं और ये 90 डिग्री होता है ना। तो 7 24 और 25 यदि ट्रिपलेट होता है यानी कि स्लेंट हाइट यानी कि एल 25 के बराबर होगा। आप यहाँ पे एल की वैल्यू 25 रखिएगा। 25 गुना 40, 25 चौके 100 होता है, तो 25 गुना 40 1000, और 1000 गुना 22 22,000। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को 3 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन आपको बताना है। तो जब भी आप इस ट्रायंगल का साइड देखेंगे 3 4 और 5 तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है, क्योंकि ये 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को आप किसी साइड के परिध घुमाएंगे ना, तो वो जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस वाला साइड है उसको छोड़ के परपेंडिकुलर और बेस की परिध जब भी घुमाएंगे तो वो एक शंकु बनेगा, एग्जैक्ट एक शंकु बनेगा। ठीक है, तो वो जो शंकु होगा, वो जो कोण होगा, उसी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, 3 4 5 साइड है उसका, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री। ठीक है, इसको 3 के अप्रोक्स घुमाया जाता है, 3 के अबाउट घुमाया जाता है। तो 3 को फिक्स रखते हुए यदि इस ट्रायंगल को आप घुमाएं तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जब घुमाइएगा तो ये एक शंकु बनेगा। ठीक है, और ये जो शंकु बनेगा ना, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये जो शंकु बनेगा इसमें आपको ये क्लियर है कि इसका जो हाइट होगा वो 3 होगा, जो रेडियस होगा वो 4 होगा, और जो स्लेंट हाइट होगा वो 5 होगा। ठीक है, इसी के अबाउट आपने घुमाया तो ये जो हाइट है वो 3 होगा, ये जो रेडियस है ये 4 होगा, और स्लेंट हाइट 5 होगा। ठीक है, इसी का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो जो शंकु होता है, जो कोण होता है, उसका वॉल्यूम होता है क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पे 3.14 रखना है, सवाल में दे रखा है, और आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, एच क्या है, हाइट 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो आपको बचा क्या, 3.14 इंटू 16। तो 3.14 होगा क्या, जब आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 3 48 होगा। ठीक है, और प्लस दशमलव देके 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225 माइनस 1। ठीक है, 224 होगा। देखिए, मैंने बताया है कि जब भी दो नंबर 2 के गैप में हो तो उसको कैसे निकालते हैं, तो बीच वाला एक नंबर पकड़ लीजिए। 14 और 16 के बीच वाला नंबर क्या है, 15। तो 15 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए ना, तो 225 माइनस 1 224, यानी कि हो जाएगा 2.24। ठीक है, दो नंबर के बाद दशमलव है, तो ये आ गया 50.24, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। इसमें एक टेबल दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको इसका मोड निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है। और बहुलक का मतलब आपको पता है कि जहां भी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, जिस भी ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे वहां पे ही मोड होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ऊपर देखा था हमने कि एक नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ था, सेट दिया हुआ था, वहां पे जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहे थे वही उसका मोड हो रहा था। यहाँ पे भी जिस ग्रुप में, जैसे दो, आपको एक एज ग्रुप दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि इस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। जब 20 और 30 साल की बात करेंगे तो इस एज ग्रुप के 36 पेशेंट हैं। 30 और 40 साल की बात करेंगे तो इस एज ग्रुप के 29 पेशेंट हैं, 29 रोगी हैं। तो इसी का आपको, इसी डेटा का बहुलक निकालने बोल रहा है। तो जिस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पेशेंट आएंगे वहीं पे बहुलक होगा। तो आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पेशेंट यानी कि 38 पेशेंट आ रहा है आपका इस एज ग्रुप में, 70 से 80 के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एज ग्रुप है वो फिक्स नहीं है, 70 से 80 है। ठीक है, तो 70 से 80 के बीच में कोई भी मोड हो सकता है। ये तो क्लियर है कि 70 से 80 के बीच में होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या है वहीं पे मोड होगा, यानी कि 70 से 80 के बीच में। और चारों ऑप्शन आपका 70 से 80 के बीच में है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो मोड होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा मोड निकालने का, वो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग समझेंगे किसी अलग चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला बेस्ट है ऐसे सवालों को बनाने के लिए। एल प्लस, हम समझाते हैं हर चीज़ इसमें, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, आपको फॉर्मूला देखने में थोड़ा टफ लग सकता है, टफ बिल्कुल नहीं है। 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी आपको। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मोड का, उसमें एल जो है, आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, मतलब मोड यहीं पे होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसी डेटा के अराउंड चलेगी। तो यहाँ पे जो एल होता है ना, वो होता है लोअर लिमिट। मतलब जो आपका लिमिट है, जहाँ पे आपका मॉडल क्लास है 70 और 80 के बीच में, तो इसका लोअर लिमिट क्या है,
70 और 80 में लोअर क्या है, 70 है ना, तो इस 70 को हम लोग कहते हैं एल, लोअर लिमिट है ये एल, ठीक है। अब F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ये, कि कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है, कितने पेशेंट हैं या कितने ऑब्जर्वेशन है। तो F0 की बात करेंगे तो ये होता है F0, ठीक है, ये होता है F1 और ये होता है F2, ठीक है। आपने इधर 0 मान लिया जहां पे मॉडल क्लास है, उसके पीछे वाले को F1 मान लीजिए, उसके आगे वाले को F2 मान लीजिए, ठीक है। और H क्या है, तो H होता है कि जो आपका रेंज दिया हुआ है एज का 70 से 80, इसमें गैप कितना है, देखिए 70 से 80 के बीच में गैप कितना है, यही इसका रेंज होता है H। 70 और 80 के बीच में कितना गैप है, 10 का है ना, यानी कि इसका रेंज कितना है, 10, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो L लोअर लिमिट क्या है, 70 है, ठीक है। F0 माइनस F1 यानी कि जो मॉडल क्लास है उसमें और पिछले वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, तो 38 माइनस 18 यानी कि 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F1 माइनस F2, यानी कि आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, F0 माइनस F1 और प्लस F0 माइनस F2, सेम ही चीज है। तो यहां से आपने F0 माइनस F1 20 तो निकाल ही लिया था, और प्लस F2 माइनस F1 की जगह तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। और H आपने निकाला 10, इसको सीधा सीधा जब आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा 200/28, कुछ गलत हो गया क्या, 4 8 4 12, अच्छा सॉरी ये 12 होगा, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 प्लस 200/32, और 200/32 ऊपर नीचे यदि हम 4 से काट दें, 8 से भी काट सकते हैं, 8 से काट दें तो ये आ जाएगा 25 बार में, और ये आ जाएगा 4 बार में। तो 70 प्लस 25/6, 25/4 होता है 6.25, यानी कि 76.25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है आपको बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। और रेलवे में चूंकि बहुत सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना ही होगा इस फॉर्मूले को। हालांकि इसके तरीके होते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है रेंज, ठीक है। आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो 80 और 26, जैसे आपने देखा कि इसको मिटा दें, फिर समझाते हैं एक चीज़, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जहाँ पे मैं कोई चीज़ याद करने बोल रहा हूँ ना उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये पता चल गया कि मोड जो होगा वो इसी रेंज में होगा, मतलब 70 से 80 के बीच में ही होगा, और चारों ऑप्शन आपका 70 से 80 के बीच में है। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 38 से पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि 38 के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 38 से पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि 38 के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखिएगा कि बाद में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका जो मोड होगा ना वो इसके बीच में आ जाएंगे, 75 इससे आगे की तरफ होगा। यदि इधर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती तो इसके पीछे की तरफ होता, क्लियर है। तो चूंकि 26 ज़्यादा बड़ा है ना, तो 75 से आगे लाई करेगा इसका मोड, तो 75 से आगे यदि लाई करेगा तो दो ऑप्शन तो आप यहाँ से आउट कर लीजिएगा, तो एकमात्र ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे आप, यदि आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल 2-3 सेकंड बच रहे हैं, तो आप यहाँ से तुक्का लगा के भी निकल सकते हैं, ठीक है, लगभग लगभग आइडिया लगा सकते हैं, क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि सुमन, कुणाल और पूजा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1050, 1510 और 1280 रुपये का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1650 है तो लाभ में पूजा का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। आप यदि यहाँ से ऑब्जर्व कर पाए तो आप देखिएगा कि ये यदि 1280 है पूजा का हिस्सा, ठीक है, और इन दोनों को जैसे ही जोड़िएगा ये 2560 दिख रहा है, ठीक है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा, दोनों जोड़ के 2560 होगा, आपको इसके लिए जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसका दोगुना है ये, यानी कि यदि ये 2 है तो ये 1 है, तो प्रॉफिट यदि 2 + 1 3 यूनिट हो रहा है तो इसको एक हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का 3 में से, तो आप सीधा सीधा 1650 का 1/3 निकाल लीजिएगा, 550 आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। यदि आपको दिखा तो, यदि नहीं दिखा तो आपको फिर बनाना होगा। सुमन है, कुणाल है, पूजा है। सुमन का जो इन्वेस्टमेंट है 1050,
तो 105 ही लिखते हैं, कुणाल का 151 ही लिखते हैं और पूजा का 128 ही लिखते हैं। जब इन तीनों को जोड़िएगा तो 10, 15, 25, 12, 37, 37 और 38 यानी कि 384 आ जाएगा ये। ठीक है, 384 यदि टोटल प्रॉफिट है तो उसमें पूजा का जो हिस्सा है वो 128 है, यानी कि कितना है, भारतीय 36, आरतीय 24, 1/3। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं, यदि 1/3 पूजा को प्रॉफिट में से मिलेगा तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1650 का, तो यहां से पूजा को कितना मिलेगा 550। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 100 पुरुषों के लिए 26 दिनों का प्रावधान है, यदि 50 पुरुष चले जाते हैं तो वही प्रावधान शेष पुरुषों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं खाना है, 100 लोग किसी खाने को 26 दिन तक खाते हैं, 100 लोग किसी खाने को 26 दिन तक खाते हैं, तो 50 लोग कितने दिनों तक खाएंगे, तो यहाँ पे आपने 2 इधर पास कर देंगे तो 52 दिन हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ये सोच सकते थे 100 दिन, 100 लोगों का प्रोविजन है 26 दिन का, यदि लोग आधे हो गए तो खाना अब दोगुना चलेगा ना, यानी कि 26 दिन का खाना 52 दिन तक चलेगा। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि जसप्रीत 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 28,450 रुपये जमा करता है, 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, जसप्रीत को टोटल कितने मिलेंगे, तो या तो आप 20% का 2 साल के लिए सक्सेसिव भी देख सकते हैं, 44% होता है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 28,450 का पे 44% का इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आप सीधा ये कर सकते हैं कि 28,450 का 144% निकाल लें। ठीक है, ये 72 से और ये 50 से, अच्छा ये दिख रहा होगा आपको, ये 50 से कटेगा। ठीक है, तो 50 से यदि कटेगा तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का और 8 का या 4 का मल्टीपल मान लीजिए, क्योंकि 72 तो 9 का भी मल्टीपल है ना। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 72, 72, और 72 है क्या, 9 का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल पे जाने से पहले आप एक बार एक चीज सोच सकते हैं कि 72 तो 4 का भी मल्टीपल है ना, जो चीज आपको इजीली दिख जाए वो आप हटा दीजिए, कि 4 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए और 2 ऑप्शन तो 4 का मल्टीपल दिख ही नहीं रहा है। 4 के मल्टीपल के लिए हमें देखना क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट, 26 भी 4 से नहीं कटता, 58 भी 4 से नहीं कटता, तो 2 ऑप्शन तो छट ही गया, तो अब बचे हुए 2 ऑप्शन में आप 9 का मल्टीपल चेक कीजिए ना। ठीक है, तो बचे हुए 2 ऑप्शन में आप 9 का मल्टीपल देखेंगे तो ये 6 4 10 और 16, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 4 13 6 19 8 27, ये 9 का भी मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एकमात्र ऑप्शन है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ठीक है, इसको आप ये भी कर सकते थे कि 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कहने का मतलब ये है कि 5 की चीज 6 हो जा रही है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, यानी कि 5 की चीज 6 हो जा रही है, तो 2 सालों में 25 की चीज 36 हो जाएगी, ऐसे ही तो सीआई निकालते हैं। ठीक है, तो ये यदि आपका प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा, अमाउंट, यानी कि 25 यदि आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट 36, यहाँ से भी देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी होने का मतलब है कि 400% इंटरेस्ट मिलना, कहने का मतलब ये है कि 100 की चीज 500 हो जा रही है, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 400, और 400 इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या है कि 400% इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने सालों में, तो 16 सालों में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 16, 25%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य 40%, 60% और 80% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाता है। ईंधन की वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई थी। ठीक है, तो 40%, 60% और 60% घट रहा है, तो इसका सक्सेसिव भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, तो आप क्या कीजिए ना, आप सीधा ये मानिए कि पहले साल क्या हुआ, सॉरी पहले महीने में कि 10 से 40% कम हो गया, यानी कि 6 हो गया, दूसरे महीने 10 से फिर से 60% कम हो गया, यानी कि 4 हो गया, तीसरे महीने में फिर से 10 से 60% कम, यानी कि 4 हो गया, फिर चौथे महीने में क्या हुआ कि 10 से 17 हो गया। ठीक है,
तो ये इसका ओरिजिनल प्राइस था और ये इसका फाइनल प्राइस हो गया मल्टीप्लाई करने पे। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं कि यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, दो 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 कट जाएगा, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये जो 10 का मल्टीपल होता है ना, ये बहुत ईजिली परसेंटेज वैल्यू देता है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको रहने देंगे 10,000, यही हुआ ना। और यहाँ पे गुना करेंगे, छो चौके 24 चौके 96 गुना 17, यही आपको करना है। ठीक है। यदि इनिशियल वैल्यू पेट्रोल की इतनी थी, फ्यूल की, तो बाद में कितनी हो गई घटने के बाद? इतनी हो गई। तो 96 गुना 17 होगा कितना? तो 17 छक्के 102, 10 बचा, और 17 नवा 153, यानी कि 163। यानी कि प्राइस 10,000 से घट के कितनी हो गई? 1632 हो गई। तो 10,000 का 1632 कितना परसेंट है? तो 16.32% ही तो है। तो प्राइस घट के कितने पे आ गई? 16.32% पे आ गई। तो 16.32% पे आने का मतलब है 100% से 16.32% पे आ गई। तो कितनी कम हो गई? तो 100% में से 16.32 कम हो गई, तो 83.68 होगा ना। 83.68% कम हो गई। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को 800 में खरीदता है। वो दोनों वस्तुओं पे समान अंकित मूल्य रखता है। एक्स को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देके बेचता है और 523 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह वाई को 89% की एकल छूट देके बेचे तो वाई पे लाभ कितना होगा? सेम टाइप का सवाल पिछले शिफ्ट में था, लेकिन वहां पे जो आपको डेटा दिया हुआ था ना, वो शायद 20 और 45 ऐसे कुछ दिया हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसका सक्सेसिव निकालना ज़्यादा आसान था, लेकिन यहाँ पे 45 और 73 का सक्सेसिव ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 45 और 73 का सक्सेसिव नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मार्क्ड प्राइस है ना, ठीक है, अब चूंकि दो बार छूट दे रहे हैं, एक बार 45%, एक बार 73%। यदि एक बार छूट दें तो हम सीधा सीधा 100 डेटा मानते हैं कि मार्क्ड प्राइस को 100 मान लेंगे। और यदि एक बार छूट देना है तो सेलिंग प्राइस 45% की यदि छूट माने 100 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। लेकिन दो बार छूट देना है, अगली छूट भी तो 73% की देनी है। तो हम इसी में क्या करेंगे, एमआरपी को ही 100 गुना 100 मान लेंगे। तो पहली छूट तो हमने 55 की दे दी, दूसरी छूट इस वाले 100 पे देंगे, यानी कि 100 से जब 73% कम होगा तो 27 हो जाएगा ना। ठीक है। तो जब हम x की बात करेंगे, तो x का यदि मार्क्ड प्राइस 10,000 हमने माना, उस पे दो छूट दिया, पहला 45% का, यानी कि 100 से 55 कर दिया, और जो दूसरा छूट दिया 73% का, यानी कि 100 से 73 कम करके 27 कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। और सवाल में दे रहा है कि 523 रुपये का प्रॉफिट कमाया। खरीदा कितने में था? 800 में। बेचा कितने में? 805, 8 5 1323 रुपये में, क्योंकि 523 का प्रॉफिट कमाया। तो इसी की वैल्यू 1323 है ना, ये सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस होता क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है 800, प्रॉफिट है 523। ठीक है। तो 55 गुना 27 की वैल्यू हो गई 1323। ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि वाई को 89% की एकल छूट पे बेचता है। इसका भी एमआरपी तो सेम है। सवाल में दे रहा है कि एक्स और वाई का एमआरपी सेम रखता है वो, तो इसका भी एमआरपी 10,000 ही है। ये एक्स का है, ये वाई का है। और बेच कितने में रहा है? 89% की छूट देके, तो सिर्फ एक 100 पे छूट दे दीजिए। एक 100 पे जब 89 का छूट मिलेगा तो कितने पे बिकेगा? 11 पे। और इस वाले 100 को तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, तो ये 100 ही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से दोनों जगह आप वैल्यू बराबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको दे रखा है कि 55 गुना 27 की वैल्यू 1323 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको निकालनी होगी ना। तो इसके लिए आपको डेटा को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे भी आप 55 कर लीजिए और इसको 20 रहने दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ से 5 उठा के यहाँ रख दिया, तो ये 55 और 20 हो गया ना। ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है, सीधा सीधा सिर्फ ये देखना होगा, क्योंकि दोनों जगह 55 तो सेम ही है ना। तो सिर्फ हमें ये देखना होगा कि यदि 27 की वैल्यू 1323 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी। तो 27 की वैल्यू यदि 1323 है तो 27 13 से 23 से कटेगा क्या? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 की वैल्यू 1323, तो एक की वैल्यू 1323 डिवाइडेड बाई 27। 27 25 135।
135 बार में नहीं कटेगा, तो 27 चौके ही कर लेते हैं। 108 यानी कि बचा कितना, 24, 243 9 बार में, 49 बार में कट गया। 1 की वैल्यू 49, तो 20 की वैल्यू 49 गुना 2 98, यानी कि 980 आ जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है? अब सीधा सीधा आपके पास सवाल ये है कि वाई को उसने 980 रुपये में बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया। तो खरीदा कितने में था, एक्स और वाई दोनों तो 800 में ही खरीदा था ना इसने, तो 800 की चीज को 980 में बेचा तो 180 का प्रॉफिट कमाया उसने। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 180 का प्रॉफिट कमाया 800 की चीज पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और 180/8 यानी कि 45/2, ऊपर नीचे 4 से काटेंगे और 45/2 होगा कितना, 22.5%। ऑप्शन नंबर बी। ये अगला सवाल है, इसमें दे रहा है कि 15% ऑफ 80, मतलब इसका वैल्यू निकालना आपको। तो 80 का 15%, तो सीधा सीधा पहले ये बताइए 80 का 15% क्या होगा। 80 का 10% 8 और 15% 4, यानी कि 80 का 15% सीधा सीधा 12। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 गुना 15/100। ठीक है, लेकिन यदि आपने तैयारी कुछ समय के लिए की है, यदि आपने 3-4 महीने तैयारी कर ली है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। आपको सीधा ये करना चाहिए कि 80 का 15%, तो ये आप वर्बली कैलकुलेट कीजिए। 80 का 10% 8, 5% 4, यानी कि 80 का 15% 12। ठीक है, ये 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लेना चाहिए आपको। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 12। आप लोगों ने यदि परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो 80 का 15% 12 हो गया और माइनस, ठीक है, माइनस 3/6 गुना क्यूब रूट ऑफ 216। 216 होता है क्या, 6 का क्यूब होता है, यानी कि इससे क्या बाहर आएगा 6, और गुना स्क्वायर रूट ऑफ 36, इससे भी 6 बाहर आएगा, बराबर वाई। 6 कैंसिल आउट, ये आ गया 12 माइनस 18, तो वाई की वैल्यू 12 माइनस 18 यानी कि -6। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे जब देखिएगा तो ये ए क्यू बन रहा है, ठीक है, और ये बी क्यू बन रहा है। ठीक है, ये हो गया ए क्यू और अगला वाला टर्म हो गया बी क्यू। ठीक है, यानी कि ये ए हो गया क्यू, ये बी क्यू। ठीक है, नीचे जब आप देखिएगा डिवाइड में क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर बनता यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो हम दोनों जगह से दशमलव को साइड कर लेते हैं ना। एक काम करते हैं, इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से जब इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो नीचे जब 100 से गुना कीजिएगा तो आपको ऊपर भी 100 से गुना करना होगा। ठीक है, और नीचे भी मैंने 100 से गुना किया, नीचे जो 100 से गुना किया वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इसको दे दिया और 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, क्योंकि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे इक्वेशन को, ठीक है, तो यदि एडिशन में है तो 100 इसको भी मिलेगा, 100 इसको भी मिलेगा और 100 इसको भी मिलेगा, मिलेगा ना। तो यानी कि 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी। क्लियर है? तो ये अब जो नंबर नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा 732, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से किया तो 732, ये 268, ये 268, यानी कि ये बन क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी बन जाएगा। यदि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो बनेगा, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करके हमने बना दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यदि आप ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू रखें यहाँ पे ऊपर, तो आप देखिएगा ये वाला टर्म, चलिए रख के दिखाते हैं। यदि आपने ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप देखिएगा ये दोनों टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 इंटू ए प्लस बी। और ए प्लस बी होगा क्या, अभी आपने ए को 732 माना था और बी को 268 माना था, यानी कि ये 1000 हो जाएगा, 1000 गुना 100, 1,00,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार दौड़ ट्रैक पे पी 40 मीटर में 5 चक्कर पूरे करता है,
आर द्वारा 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया समय पी द्वारा 6 चक्कर पूरे करने में लिए गए समय के बराबर है। यदि वे एक व्यास के दो विपरीत सिरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट में मिलेंगे। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है और जब भी सेम डायरेक्शन में चलता है तो मैंने बताया है रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, तो आप पहले ये निकालिए कि यदि पी की बात करें जो कि 40 मिनट में 5 राउंड पूरा करता है तो एक राउंड पी कितने समय में चलेगा। पी जो है एक राउंड 8 मिनट में चलेगा। ठीक है, 8 मिनट, पी एक राउंड 8 मिनट में चलेगा। आगे बोल रहा है कि आर को 7 राउंड पूरे करने में उतने ही समय लगते हैं जितने पी को 6 राउंड पूरे करने में लगते हैं। तो पी को 6 राउंड पूरे करने में कितने समय लगते हैं, एक राउंड में पी को 8 मिनट लगता है तो 6 राउंड में 48 मिनट लगेगा। ठीक है, यदि पी को 6 राउंड में 48 मिनट लगता है तो आर को 7 राउंड में भी 48 मिनट लगता है। सवाल यही बोल रहा है। तो आर को 7 राउंड में यदि 48 मिनट आ रही है ना, हाँ ठीक है, आर को यदि 7 राउंड में 48 मिनट लगता है तो एक राउंड में कितना लगेगा। आर को 7 राउंड में 48 मिनट लगता है तो एक राउंड में 48/7 मिनट लगेगा। ठीक है, और पी का भी हमने देखा, पी को एक राउंड में कितना लगता है, 8 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप आके फंसेंगे, इसलिए फंसेंगे क्योंकि आपने अभी जो सवाल पढ़ा है ना वो डिस्टेंस में पढ़ा है, राउंड में नहीं पढ़ा होगा। यदि पढ़ा है तो आप इस सवाल को बना लेंगे और यदि नहीं फिर भी नहीं बना पा रहे मतलब आपने समझा नहीं ये चीज़ों को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को आसान बनाने के लिए हम राउंड को ही डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक ऐसा डिस्टेंस मानते हैं जहाँ से हमें स्पीड निकालना आसान हो। ठीक है, आप स्पीड निकालने के लिए करते क्या है कि टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा डिस्टेंस मानिए जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 48 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका एलसीएम 8 और 48 का 240 भी मान सकते हैं आप, लेकिन हम सीधा सीधा 480 ही मान लेते हैं क्योंकि आप हर जगह एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे। जो भी आपको दिखा कि जो 8 से भी कटे और 48 से भी कटे वो 480 है। तो मैंने ये मान लिया कि जो भी ट्रैक होगा सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक होगा, उसका जो लेंथ होगा वो 480 मीटर है। 480 मीटर मैंने सर्कुलर ट्रैक का लेंथ मान लिया। तो यदि सर्कुलर ट्रैक का लेंथ हमने 480 मीटर मान लिया तो पी की स्पीड आप नहीं बता दीजिएगा। 480 मीटर कवर करने में 8 मिनट लगता है तो 60 मीटर प्रति मिनट लगेगा इसे। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 60 मीटर प्रति मिनट। समझ रहे हैं बात को। पी की स्पीड क्या होगी, पी की स्पीड हो जाएगी पी 480 मीटर, एक राउंड का मतलब है 480 मीटर 8 मिनट में, तो एक मिनट में 480/8 यानी कि पी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 मीटर प्रति मिनट। उसी तरह से आर का जो स्पीड होगा एक राउंड यानी कि 480 मीटर ट्रेवल करने में 48/7 मिनट लगता है। तो स्पीड इसका कैसे निकलेगा, 48/7, यहाँ से 70 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आपने दोनों का निकाल के लिया स्पीड। अब आपको पता है यदि दो लोग सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस होता है। मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका P और यहाँ पे है Q, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि दोनों एक डायमीटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यदि इसको हम लोग डायमीटर मानते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है P और Q और दोनों एक ही डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। यदि P इधर रनिंग करता है तो Q भी इधर ही रनिंग करता है। ठीक है, तो यदि ट्रैक का लेंथ 480 था और P Q से कितनी दूर है आप देखिए खुद ही, टोटल 480 है तो आधा 240 मीटर दूर है ना। तो 240 मीटर ट्रैवल करने में मिलने के लिए तो ट्रैवल करना होगा ना 240 मीटर। आपको चोर पुलिस याद है, चोर पुलिस से जितना दूर होता है उतना ही डिस्टेंस मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी 240 मीटर हमने डिस्टेंस माना और रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस 70 मीटर और 60 मीटर यानी कि 10 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से आएगा कि 24 मिनट में ये दोनों मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि आपने एक बार इस तरीके से सवाल बनाना सीख लिया ना तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 से 44 का क्यूब रूट है। तो मैंने बताया था क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं
और क्यूब रूट निकालना होता है। आपको 2744 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप पीछे से 3 नंबर छोड़िएगा और देखिएगा 2 को। तो जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 1 और 8 के बीच में आता है, मतलब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 2 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है, मतलब 2744 जो होगा ये 10 से 20 के क्यूब रूट के बीच में होगा, क्योंकि 10 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो ये होता क्या है 1000, और जब 20 का क्यूब कीजिएगा तो होता कितना 8000 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इजीली देख सकते थे कि 2744 10 और 20 के बीच में होगा, 10 का क्यूब 1000 और 20 का क्यूब 8000। जब डेटा थोड़ा ऐसा हो जहाँ पे आप नहीं निकाल पाए, तो आप ऐसे में क्या कीजिएगा कि पीछे से 3 नंबर छोड़ के देखा कीजिए, 3 नंबर या 6 नंबर, मतलब 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 2744 10 और 20 के बीच में है, यानी कि इसका पहला डिजिट तो पता चल गया कि 10 1 है। अब बस आपको दूसरा डिजिट पता करना है कि दूसरा डिजिट क्या होगा, उसी का क्यूब करने पे आपको 2744 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अब यूनिट डिजिट देखिएगा। यूनिट डिजिट क्या है 2744 का 4, तो यहाँ पे ऐसा क्या रखिएगा जिसका क्यूब करने पे 4 मिल जाए। ठीक है, तो एकमात्र नंबर होता है जिसका आप क्यूब कीजिएगा तो 4 मिलेगा, वो होता है 4। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 4 8 मिलेगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 3 7 मिलेगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। तो 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 चौके 16 और चौके 64, यानी कि 4 मिलेगा। 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 मिलेगा, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 मिलेगा, 7 का क्यूब 343 3 मिलेगा, 8 का क्यूब 512 2 मिलेगा। तो एकमात्र नंबर जिसके क्यूब रूट में 4 आएगा वो 4 का ही क्यूब होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि यदि इकाई का अंक 4 है तो यहाँ भी इकाई का अंक 4 रहा होगा, यानी कि यह नंबर 14 का क्यूब रहा होगा। हालांकि ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको जो है ना कम से कम 1 से लेके 25 तक का क्यूब रूट याद रखना है, क्यूब 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद रखना है। ठीक है, यदि आपको याद होता तो आप सीधा सीधा बता सकते थे कि 2744 14 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 14। ठीक है, एक सेकेंड, 2744 का क्यूब रूट हो जाएगा 14 बटा 256 का पावर 1/4। 256 होता क्या, 4 का पावर 4 होता है, और 4 का पावर 4 पे जब आप 1/4 लगाइएगा तो ये 4 निकल जाएगा यहाँ से, गुना 2/42 और गुना 72, जो कट रहा है उसको काटिए, 14 तिया 42 और 4 तिया 12, 12 छक्के 72, 6 गुना 2। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है रीमा और जूही एक काम को 12 दिन और 36 दिनों में कर सकती है अकेले। वो एक एक दिन बारी बारी से काम करती है, रिया पहले दिन तथा जूही दूसरे दिन काम करती है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सेम सवाल है, आसान सवाल है। रीमा है, जूही है, दोनों जो है एक 12 दिन में एक 36 दिन में काम कर सकती है। कि यदि काम को हम 36 मान लें तो इनकी कैपेसिटी निकल जाएगी। जो रीमा की कैपेसिटी आएगी वो आएगी 3 यूनिट, और जो जूही की कैपेसिटी आएगी वो आएगी 1 यूनिट। पहले दिन रीमा ने काम किया, दूसरे दिन जूही ने काम किया, यानी कि 2 दिनों में जो काम हुआ वो 4 यूनिट हुआ। ठीक है, 4 यूनिट काम हुआ 2 दिनों में। आपको काम कितना करना है, 36 यूनिट टोटल काम, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 36 यूनिट काम करने के लिए 36 यूनिट काम, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितने दिनों में हो जाएगा, 18 दिनों में। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ए बी बी सी जो है वो प्रोपोर्शन में है, और दिया हुआ है सी इक्वल टू 4A है, बी इक्वल टू 6 है, तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो प्रोपोर्शन में होने का मतलब होता है कि ए बी का जो रेशियो है वही रेशियो बी और सी का है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है सी इक्वल टू 4A, आपको वैल्यू निकालनी है सी की। ठीक है, तो सी इक्वल टू 4A यदि है तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी बटा 4 होगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी बटा 4 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको सी की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। यदि बी का वैल्यू 6 दे रखा है तो सी की वैल्यू बहुत इजीली निकाल लीजिएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4B²। और बी कितना दे रखा है 12, सॉरी 6, तो 6 इंटू 6, तो यहाँ से सी सीधा सीधा 12 नहीं निकल जाएगा। ठीक है, इस क्यूब रूट सॉरी इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 6 बाहर आएगा, और यहाँ से 4 से 2 बाहर आएगा 12। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है,
इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1116 है और जो एचसीएफ है वो 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं या बिना बनाए भी आप इस सवाल का आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रीजन ये है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम इसको बना के भी बताएंगे। बनाने का सीधा सीधा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि एलसीएम गुना जो एचसीएफ होता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर होता है और एक नंबर 372 दिया हुआ है आपको, आपको दूसरा नंबर यहाँ से निकालना है। सारा डेटा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1116, एचसीएफ दिया हुआ है 186, 372 पता है, बस आपको एक्स निकालना है। तो आप इससे निकाल सकते थे, लेकिन आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। आप यदि ये सोच पाते कि आपको ये पता है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम ये होता है कि दो नंबर्स में जो भी चीज कॉमन है उसको साइड करके बाकी चीज को मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम आपको पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि यदि किसी नंबर में 5 है तो एलसीएम में भी 5 आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या एलसीएम में 5 आ रहा है? जब आप 1116 की बात करेंगे तो 1116 में 5 का मल्टीपल है क्या? नहीं है ना, तो नंबर में भी 5 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है, और यदि पहला नंबर 372 है और आप दूसरे नंबर को भी 372 मान लेंगे तो एलसीएम भी 372 ही आएगा ना। दो सेम नंबर का एलसीएम सेम ही होता है। ठीक है, दो यदि सेम नंबर की बात करेंगे तो उसका एलसीएम भी सेम होता है, एचसीएफ भी सेम होता है। तो एलसीएम फिर 1116 रहेगा ही नहीं। पहला नंबर यदि 372 है, दूसरे को भी आप 372 मान लेंगे तो एलसीएम भी 372 आ जाएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। एकमात्र बचा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आप यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, एलसीएम 1116, एचसीएफ 186 और यहाँ से 372 इंटू एक्स। 186 से 372 दो बार में और 2 से 116 558 बार में, यानी कि एक्स की वैल्यू 558। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है? ठीक है, तो यदि आप बात करें, देखिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं। यदि हम आपको ये पूछें कि 2 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि 4 बड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसा ही इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा लिख देंगे, 2 को 1/2 लिख दें और 4 को 1/2 लिख दें, तो अब ये 4 बड़ा नहीं रहेगा, अब ये उल्टा हो जाता है, सिंबल भी बदल जाता है। रेसिप्रोकल लेते के साथ सिंबल भी बदल जाता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में यदि है तो आप यहाँ से जब देखिएगा, तो यदि हम बोलें कि 5/12 होगा क्या, आप इसको देखिए, इसका बहुत सारा तरीका बनाने का। एक तो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। यदि हम 5/12 नंबर को पहले लिख लेते हैं, 5/12 14/31 17/39, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा निकालना है ना, और रेसिप्रोकल में यदि सबसे बड़ा निकालना है आपको, ये सारे नंबर्स रेसिप्रोकल में है। ठीक है, यदि आपको बड़ा निकालना है तो इसके उल्टे में सबसे छोटा देखना होगा। कहने का मतलब ये है, पहला तो ये तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लेकिन उसमें 1 बाय 1 करना होगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा, वो ज़्यादा लेंदी होगा इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। जब आप 5/12 को डिवाइड कीजिएगा तो नीचे मिलेगा, 5 से जब 12 डिवाइड होगा तो ये 1/2.4 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 14 गुना 2 28, यह आ जाएगा 1/2.2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 17 दूना 34, यानी कि 2.34 डिवाइड करने के बाद 5 बचेगा, और 17 से 51 लगभग 3 बार में, यानी कि 2.3 लगभग, और ये 8 से तो 4 बार से ज़्यादा बार में कटेगा, 4.25 समथिंग 125 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो ये नंबर सबसे छोटा है। तो अभी मैंने बताया, यदि आप रेसिप्रोकल में देखेंगे तो जो सिंबल साइन होता है वो पलट जाता है। तो यदि आप बात करें 1/2.4 का, 1/2.2 का और 1/2.3 का, और एक है 1/4.12 का, आपको निकालना क्या है कि सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए यदि आप इसको उल्टा लिखें, सीधा सीधा इसके बारे में यदि सोचें, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा
उसका जब रेसिप्रोकल लीजिएगा तो वो सबसे बड़ा निकल जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 2.2। 2.2 नंबर सबसे छोटा नंबर है। 2.2, 2.3, 2.4 और 4.12 में सबसे छोटा नंबर 2.2 है। लेकिन जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2.2 यानी कि 14/31। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन बदल जाता है। मतलब 2.2 यदि सबसे छोटा है, उसका जैसे ही रेसिप्रोकल लीजिएगा तो वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को एम पे तथा सी डी को एन पे प्रतिच्छेद करती है और एंगल दिया हुआ है पी एम बी 5x के बराबर है, बी एम एन 3x प्लस 2y के बराबर है और डी एन क्यू एक्स प्लस 3y के बराबर है। तो आपको एंगल बी एम एन का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। एक है ए बी, ठीक है, ये एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर है ए बी और सी डी, ठीक है। इसमें ये दे रहा है कि एक तीसरी लाइन पी क्यू इसको काट रही है, इन दोनों लाइनों को पी और क्यू, और कहाँ पे काट रही है? तो ए बी को एम पे काट रही है और सी डी को एन पे काट रही है, ठीक है। और इसमें एंगल दे रखा है आपको, जो एंगल पी एम बी है यानी कि ये वाला, ये 5x है और जो बी एम एन है वो 3x प्लस 2y है। और इसमें एक एंगल दे रहा है डी एन क्यू यानी कि है x प्लस 3y। आपको ये तो पता है कि एकांतर कोण बराबर होता है ऐसे सिनारियों में, मतलब जो जब भी दो समांतर लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है तो ये जो एकांतर कोण बनता है ये बराबर होता है, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर होगा x प्लस 3y के। अच्छा, आपको एक चीज़ और पता है कि किसी भी लाइन का जो टोटल कोण होता है वो 180 होता है, यानी कि जब 5x और 3x प्लस 2y को जोड़ेंगे तो ये जो टोटल कोण होगा एक लाइन का ये 180 होगा। तो यदि 5x और 3x प्लस 2y, यदि ये वाला और ये वाला 180 है दोनों जोड़ के, और उसमें से आपको ये भी दिख रहा है कि ये वाला 5 का मल्टीपल है, तो इस नंबर को भी तो 5 का मल्टीपल होना होगा। कहने का मतलब ये है कि 180 दो कोण से मिलकर बन रहा है, एक तो 5x और एक 3x प्लस 2y। आपको पता है कि यदि कोई नंबर 5 का मल्टीपल है और उसको जोड़ के बनने वाली दो संख्या में एक 5 का मल्टीपल है तो दूसरे को भी 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। बताया था मैंने ये चीज़। तो यानी कि ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो इसको भी 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलेगा, ठीक है, कि ये वाला जो वैल्यू है 3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y ये भी 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिख गया बी और सी आउट, ठीक है। हालांकि एक एक इसमें गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? कि x जो है वो नेचुरल नंबर ना हो सकता है x फ्रैक्शन में हो। तो वैसे सिनारियो में आपने जो ये मान के बनाया है कि 5x 5 का मल्टीपल है वो गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे आगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब आगे जो आपको ये भी बताया मैंने कि 3x प्लस 2y यदि 5 का मल्टीपल है तो ऑप्शन नंबर ए और डी होगा, और ये भी बताया कि 3x प्लस 2y x प्लस 3y के बराबर होगा। एकांतर कौन है दोनों, तो यदि इन दोनों को बराबर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि एक सेकेंड, 3x प्लस 2y बराबर है, ठीक है, x प्लस 3y के। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x बराबर y, यानी कि x बटा y का जो रेशियो मिलेगा वो 1/2 मिलेगा, ठीक है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि x यदि p है, p मान लिया हमने, तो y 2p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसका वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा, x यदि p रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p, और y की जगह पे 2p रखेंगे तो ये हो जाएगा 4p, यानी कि ये आ जाएगा 7p, ठीक है। यानी कि एंगल 7 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि एकमात्र आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आउट हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, यदि इसकी वैल्यू 105 आ रही है यानी कि 5x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए। यदि एक एंगल 105 है, ठीक है, टोटल 180 होना है, ये 105 है तो ये 75 होना चाहिए। यदि 75 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15,
ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब ये सही आ रहा है। आप x की वैल्यू 15 रख के बना सकते हैं इस सवाल को। जैसे ही आप x की वैल्यू 15 रखिएगा, ठीक है, तो ये यदि 105 है, x की वैल्यू 15 है, तो 15 या 45, यानी कि यहाँ से एग्जैक्ट आपको निकल जाएगा कि y इक्वल टू 30 आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 30 रखिएगा तो ये आ जाएगा 90 और x 15, यहाँ से भी 105 आ गया। तो आप इसको हर जगह से चेक कर सकते हैं। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं, आपको लग रहा है कि 5 के मल्टीपल हम क्यों माने, तो आप इस सवाल को बनाइए। आप इसको कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ तक आपने निकाल लिया, ठीक है, कि x 3x प्लस 2y से आपने ये निकाल लिया कि x बटा y का जो रेशियो है वो 1/2 है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब यहाँ से आपने ये निकाला कि x जो है वो 2y के बराबर है, सॉरी y जो है वो 2x के बराबर है। आपने ये निकाला यहाँ से कि y जो है वो 2x के बराबर है, ठीक है। तो यदि y 2x के बराबर है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में उसका वैल्यू रख लीजिए। यहीं पे रख लेते हैं। यहाँ से जब इसको जोड़िएगा तो 2x यदि y के बराबर है तो इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 2y बराबर 180 आना चाहिए, दोनों एंगल जोड़ के। तो यानी कि यदि 2x y के बराबर है तो 8x किसके बराबर हो जाएगा, 4y के, और 4y प्लस 2y 6y 180 के। यहाँ से y आ जाएगा 30 डिग्री। y जैसे ही 30 आया तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। y 30 आया तो x की वैल्यू यहीं से देख लीजिए 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखिए, y की वैल्यू 30 रखिएगा तो x की वैल्यू 15। यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे, दोनों तरीका है जो आपको आसान लगे, ठीक है। हो गया आज का। मिलते हैं आप लोगों के साथ अब अगले शिफ्ट के सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है।